स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम कक्षा 11वीं गणित का अध्याय 1 समुच्चय पढ़ने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में यह देखा है कि समुच्चय क्या है, समुच्चय की परिभाषा क्या है, समुच्चय का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। अब हम इस वीडियो में उसके आगे की परिभाषा और कुछ उदाहरण और प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। हमें कथनों को पढ़कर ये बताना है कि इनमें से कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। सबसे पहले हमने लिखा है अभाज्य पूर्णांकों का संग्रह। अगर हमें समुच्चय है या नहीं ये पता लगाना है तो हमें सबसे पहले इस कथन को सरल भाषा में तोड़ना होगा या सरल तरीके से तोड़ना होगा। सबसे पहले हमें देखना होगा कि अभाज्य क्या लिखा हुआ है। अभाज्य, अभाज्य का अर्थ है कि सभी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इसी प्रकार और भी आगे। पूर्णांकों का अर्थ होता है पूर्णांक में सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होंगी। तो हमने देखा कि सभी अभाज्य और सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। अब हम इनका समुच्चय बनाएंगे। समुच्चय का अर्थ है संग्रह बनाएंगे या एक विशेष क्रम में इन्हें व्यवस्थित करेंगे। हमें पता है पूर्णांकों को लिखने के लिए हम पहले ऋणात्मक संख्याओं को लिखते हैं, उसके बाद धनात्मक संख्याओं को लिखते हैं। तो हम वैसे ही करेंगे। ऋण 7, ऋण 5, ऋण 3, ऋण 2, धन 2, धन 3, धन 5, धन 7। आप इसी प्रकार इसे इस दिशा में और ऋणात्मक दिशा में आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि हमने समुच्चय तो बना दिया, लेकिन क्या यह सच में समुच्चय है। तो इसे पता लगाने के लिए हम देखेंगे मापदंड। मापदंड का अर्थ होता है कि हमने जो समूह या संग्रह बनाया है उसमें जो भी अवयव हैं, ये सभी क्या है, अवयव है। ये सभी अवयव हर जगह उसी प्रकार होने चाहिए। इनका मान हर जगह बदलना नहीं चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि अगर 2, 3, 5, 7, 11 अभाज्य संख्याएं हैं तो ये हर जगह विश्व के हर कोने में अभाज्य संख्याएं ही होनी चाहिए। तो हमने देखा कि ये सभी जगह एक समान है। कहने का अर्थ ये है कि ये अभाज्य संख्याएं विश्व के हर कोने में अभाज्य संख्याएं ही रहेंगी। इनका मान स्थान बदलने पर कभी भी नहीं बदलेगा। दूसरा, सुपरिभाषित हो तो सुपरिभाषित हमने दूसरा देखा है कि क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। हमको पहले ही बता दिए हैं अभाज्य और कैसी, पूर्णांक। यहाँ एक प्रश्न और बन सकता था, अभाज्य तो है लेकिन कैसी होनी चाहिए, प्राकृत। अभाज्य संख्या है लेकिन प्राकृत होनी चाहिए। तो हम क्या लिखते, वहाँ सिर्फ धनात्मक संख्याओं को लिखते, ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ देते। इसका अर्थ ये है कि हमें सुपरिभाषित कर दिया गया है क्या, या फिर ये विशेष प्रकार से अंकित किया गया है कि यहाँ कैसी संख्याएं होनी चाहिए, सभी पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। तो इससे हमने इन्हें सुपरिभाषित किया और सुपरिभाषित करके इन्हें विशेष क्रम में व्यवस्थित कर दिया। तो आप भी इसी प्रकार पता लगा सकते हैं कि हमने जो समुच्चय बनाया है वह समुच्चय है या नहीं। आप प्रश्नावली के पहले प्रश्न को इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। अब प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है, इनमें मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को हल कराऊंगी जो विशेष है या जिनमें कुछ अलग नियमों का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे इसी प्रकार के और प्रश्न। पांचवा और छठवां प्रश्न। पांचवें प्रश्न में लिखा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं। पहले क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 100 से कम। तो 100 से कम का अर्थ है इसमें 100 को हमने सम्मिलित नहीं किया है। 100 से कम 99, 98, 97 इसी प्रकार से यहाँ हम चले जाएंगे 3, 2, 1। और क्या लिखा है, दूसरा लिखा है प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। तो प्राकृत संख्याएं कैसी होती है, सभी धनात्मक होती है और इसमें शून्य जो है वो सम्मिलित नहीं होता है। तो हमने यहाँ देखा
कि 100 से कम की सभी संख्याएं जिसमें 100 सम्मिलित नहीं है, और सभी प्राकृत संख्याएं, इसका अर्थ है यहाँ शून्य सम्मिलित नहीं होगा। हम इसे कहाँ रोक देंगे? 1 पर ही। अब हमने देखा कि 100 से कम की प्राकृत संख्याएं 99 से लेके 1 तक, और इनमें पहला गुण दिया है 100 से कम, दूसरा गुण दिया है कि ये कैसी होनी चाहिए? प्राकृत होनी चाहिए। तो अब हम इसे यहीं से ही समझ सकते हैं कि ये क्या है। पहले तो मापदंड इसका हर जगह एक ही होगा, 100 से कम हर जगह संख्याएं जो होंगी वो इसी प्रकार से होंगी। और दूसरा जो सुपरिभाषित क्रम इनका दिया हुआ है कि क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये जो समुच्चय बनेगा ये कैसा होगा? सुपरिभाषित है और व्यवस्थित है, तो हम इसे क्या कहेंगे? यह समुच्चय है। दूसरा, वर्ष के ऐसे सभी महीनों का संग्रह जिसमें 31 दिन होते हैं। तो वर्ष है ना, किसी भी वर्ष में तो हर वर्ष में कितने महीने आते हैं? 12 महीने होते हैं, ठीक है। और ऐसे जिनमें 31 दिन होते हैं, तो हमें पता है अब बाकी के 31 मतलब जनवरी फरवरी को छोड़ के मार्च, महीनों के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं। अब इसमें एक दूसरा कथन दिया हुआ है जिनमें कितने दिन होने चाहिए? 31 दिन। तो हमने पढ़ा हुआ है कि सी मतलब सितंबर, अप मतलब होता है अप्रैल, सी अप जून, और नवंबर मतलब हमने एक कथन पढ़ा है सी अप जून और नव, कितने? 30 के। और बाकी के जितने बचे हुए हैं, बाकी के जिनमें हम किसको छोड़ देंगे? फरवरी को छोड़कर बाकी सब कितने के हैं? 31 दिन के होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर और दिसंबर, ये सभी जो होंगे वो 31 दिन के होंगे। अब इनका जो समुच्चय होगा तो हम समुच्चय बनाएंगे, जहाँ लिखेंगे जनवरी, फरवरी को हम छोड़ देंगे, मार्च, अब यहाँ हम फरवरी को छोड़ देंगे क्योंकि फरवरी 28 और 29 दिनों की होती है। तो जनवरी मार्च जुलाई अगस्त ये सभी, इनका जो समुच्चय होगा यह सुपरिभाषित होगा, क्योंकि ये जो महीनों के नाम हैं ये हर जगह एक ही प्रकार के होंगे, और इनमें जो दिनों की संख्या है 31 दिन, तो ये भी हमेशा 31 दिन की ही होगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जनवरी में पहले साल 30 का और दूसरे साल 31 दिन का हो। तो हमने यह देखा कि ये दोनों प्रश्न, ये प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6, यह प्रबोध की पुस्तक के प्रश्न हैं, प्रश्नावली 1.1 के। तो यह दोनों जो प्रश्न हैं यह सुपरिभाषित है, तो यह समुच्चय कहलाएंगे। अब हम ऐसे प्रश्न देखेंगे जो समुच्चय नहीं है। अब हम उन सभी प्रश्नों का हल देखेंगे जो समुच्चय नहीं है। यहाँ लिखा है गणित में कठिन अध्यायों का संग्रह। यहाँ हमें गणित की पुस्तक का नाम नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ गणित की पुस्तक का नाम दिया गया होता तो हम ये कह सकते कि हाँ, उस गणित की पुस्तक में जो उसके अध्याय हैं उनका संग्रह जो होगा वह कठिन होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ ये दे दिया गया है कि गणित की पुस्तक, हो सकता है कि अलग अलग कक्षाओं में गणित के कठिन अध्याय अलग अलग हो। अगर यहाँ पुस्तक का नाम दिया होता या कक्षा का नाम दिया होता कौन सी कक्षा में, तब हम ये भले ही कह सकते थे कि हो सकता है कि उनके कठिन अध्यायों का संग्रह समुच्चय हो। लेकिन यहाँ जो कथन है यह क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यहाँ भी अगर लिखा होता कि विश्व के किसी विशेष देश के,
या किसी टीम का नाम लिखा हुआ होता, उस टीम के या उस देश के 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तब हम कहते कि यह क्या है, सुपरिभाषित है। लेकिन यह सुपरिभाषित नहीं है। अलग अलग देश में अलग अलग टीम में जो बल्लेबाज होंगे वह अलग अलग होंगे, जो सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। हो सकता है कि जो बल्लेबाज अभी सर्वश्रेष्ठ हो, बाद में उससे और अच्छा कोई बल्लेबाज आ जाए तो वह उस सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी से बाहर निकल जाए। इसलिए ये दोनों जो प्रश्न हैं यह सुपरिभाषित नहीं है, तो यह दोनों प्रश्न जो होंगे वह समुच्चय नहीं होंगे। अब इसी प्रकार का एक और कथन है, इसमें लिखा हुआ है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यहाँ दिया हुआ है कि आपकी कक्षा, किसकी कक्षा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आप चाहे किसी भी कक्षा में हो, चाहे कक्षा 10वीं में हो, चाहे कक्षा 11वीं में हो, चाहे कक्षा 12वीं में हो, आपकी कक्षा में जितने भी बालक हैं उनका संग्रह क्या होगा, समुच्चय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है इनको क्या कर दिया गया है, सुपरिभाषित कर दिया गया है और बता दिया गया है कि कहाँ की कक्षा, आपकी कक्षा के। तो आपकी कक्षा जो लिखा हुआ है ये शब्द ही अपने आप में सुपरिभाषित है। अब आप कहेंगे कि मैंने गणित की पुस्तक और विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के जो समुच्चय हैं उनको ये कहकर समुच्चय नहीं की श्रेणी में डाल दिया कि ये सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये लिखा होता है कि आपकी गणित की पुस्तक के, तब हम इसे समुच्चय कहते। लेकिन यहाँ कहीं पर भी आपकी गणित की पुस्तक या किसी कक्षा या किसी राइटर या किसी भी विशेष कक्षा का यहाँ महत्व नहीं दिया गया है या उनका नाम नहीं दिया गया है, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है। वैसे ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ, तो विश्व में अनेक देश हैं, अनेक देश में अनेक टीम है, अनेक टीम के अनेक बल्लेबाज हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। अपनी अपनी टीम में हर बल्लेबाज क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए अगर यहाँ किसी टीम का नाम दिया गया होता या किसी देश की किसी विशेष टीम का नाम दिया गया होता, तब हम कह सकते थे कि वह क्या है, समुच्चय है। लेकिन यहाँ जो ये चौथा प्रश्न लिखा हुआ है इसमें विशेष तौर पर लिखा हुआ है आपकी कक्षा। हमको कहीं और नहीं जाना है, हमको सिर्फ अपनी ही कक्षा में देखना है कि जितने बालक हैं उनको उनके नाम के अनुसार सुव्यवस्थित क्रम में, या तो हम कहते हैं ना कि लिस्ट बनाइए, अपनी कक्षा के बालकों के नाम के लिस्ट बनाइए, तो हम उन्हें बिल्कुल बता सकते हैं कि ये हमारी कक्षा के बालक हैं जिनका नाम हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर विशेष तौर पर ये परिभाषित किया गया है कि आपकी कक्षा के सभी बालक, तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का जो संग्रह होगा वह समुच्चय होगा। इसी प्रकार आप प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न को हल करके देखेंगे और जिन प्रश्नों के हल आपको समझ में नहीं आएंगे आप उन प्रश्नों के प्रश्न क्रमांक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे ताकि हम अगले वीडियो में उनका समाधान कर सकें। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। हमने पिछले वीडियो में भी एक उदाहरण देखा था जिसमें हमने उस प्रश्न को रोस्टर रूप में बदला था। अब हम इसी प्रकार के और भी प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कि यह एक समुच्चय है, लेकिन इस समुच्चय के जो अवयव है उसके बारे में जानकारी दी गई है। x क्या है, यहाँ अवयव है, x इस समुच्चय का अवयव है। x कैसा है, x एक पूर्णांक है। यहाँ लिखा हुआ है कि x क्या है, x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक से हमें समझ में आ जाना चाहिए सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य इसके अंतर्गत सम्मिलित होंगे। फिर तीसरा लिखा हुआ है कि जो यहाँ मान आएगा x का वह इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसका अर्थ ये है कि x ऐसा अवयव है जो कि पूर्णांक है, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, साथ में वह इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हमें पता है कि समीकरण को उसके मूल ही संतुष्ट करते हैं या समीकरण का जो हल होता है वही उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इसलिए हम इस समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। x का वर्ग x ऋण 2 बराबर 0 लिखा हुआ है, इसे हम तोड़ेंगे, तोड़कर हल करेंगे।
आपने कक्षा 10वीं में 9वीं में इसको हल करना कक्षा 8वीं से ही सीखा होगा। 8वीं 9वीं 10वीं लगभग तीनों ही कक्षाओं में आपने इसे हल करना सीखा होगा। मैं इसे केवल यहाँ हल कर रही हूँ। अगर आपको यह हल करना नहीं आता तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में आपको समीकरण हल करना भी सिखाएं। यहाँ हमने जब समीकरण को हल किया तो हमने देखा x का एक मान आया ऋण 2 और x का एक मान आया 1। तो हमें यह स्पष्ट हो गया है कि यह जो समुच्चय है उसमें जो अवयव x है वह कैसा है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकता है, और जो इस समीकरण को ही संतुष्ट करेगा। इसके अलावा कोई भी x का मान इस समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। तो अब हम इस समुच्चय को रोस्टर विधि में जब लिखेंगे तो मान लेते हैं यह एक समुच्चय A है जिसके अंतर्गत दो अवयव आएंगे, पहला ऋण 2 और दूसरा 1। अब हमने ऋण 2 को पहले इसलिए लिखा क्योंकि पूर्णांकों को जब भी लिखते हैं तो ऋणात्मक भाग पहले लिखते हैं, फिर धनात्मक भाग लिखते हैं। अब हम प्रश्न 2 इसमें हल करने से पहले इसके कथन को हम पहले की तरह ही तोड़ेंगे। यहाँ x क्या है, x एक अवयव है। दूसरा कथन लिखा हुआ है कि x सभी धन पूर्णांक है। x क्या है, सभी धन पूर्णांक है। तो यहाँ केवल धनात्मक संख्याएं ही सम्मिलित होंगी, शून्य को भी सम्मिलित कर सकते हैं क्योंकि शून्य भी क्या होता है, धनात्मक होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है x कैसा होगा, x का वर्ग हमेशा 40 से कम होगा। तो हम यहाँ उन्हीं संख्याओं को सम्मिलित करेंगे जिनका वर्ग किससे कम होगा, 40 से कम होगा। धनात्मक पूर्णांक दिया है तो हम ऋणात्मक संख्याओं को नहीं लेंगे, सभी ऐसी वर्ग संख्याएं लेंगे जिनका वर्ग 40 से कम होगा। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। ऐसे ही हम देखेंगे कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग 40 से कम हो। तो हम देखते हैं 6 का वर्ग किससे कम होता है, 40 से कम होता है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। तो यहाँ केवल यही संख्याएं सम्मिलित होंगी जिनका वर्ग किससे कम है, 40 से कम है। अब आपके मन में ये सवाल होगा, अब हम इन्हें वर्ग के रूप में लिखेंगे या हम इन्हें केवल x के रूप में लिखेंगे। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ लिखा हुआ है x अवयव है। x सिर्फ कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है। सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग यहाँ नहीं लिखा हुआ है। इसके दूसरे गुण के रूप में लिखा हुआ है कि इनका वर्ग किससे कम होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। अगर यहाँ लिखा होता कि यहाँ अवयव कैसे हैं, x के वर्ग के रूप में है, तब हम इन्हें इस प्रकार वर्ग के रूप में, अवयव के रूप में लिखते। लेकिन यहाँ जो है साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अवयव कैसे हैं, x की घात 1, मतलब यहाँ कोई भी वर्ग संख्याएं नहीं है। और इनका वर्ग करेंगे, जब हम x का वर्ग करेंगे तब इसका मान 40 से कम होना चाहिए। तो यहाँ जो अवयव होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इनका जब हम वर्ग करेंगे तब इनका मान किससे कम होगा, 40 से कम होगा। आज के इस वीडियो में हमने दो प्रकार के प्रश्न पढ़े। पहला समुच्चय है या नहीं, और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि को रोस्टर विधि में बदलना। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि रोस्टर विधि को समुच्चय निर्माण विधि में किस प्रकार बदलें। आप इस वीडियो में जितने प्रश्न बताए गए हैं उनसे मिलते जुलते जितने भी प्रश्न प्रश्नावली में दिए गए हैं उनको खुद से हल करने का प्रयास करें। अगर हल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको कोई भी कठिनाई आती है जिससे आप उन प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं या आपको कोई भी टॉपिक इसमें का समझ में नहीं आया है, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़ेंगे। इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपना डाउट ज़रूर मेंशन करें कि आपको इस वीडियो के कौन से भाग में डाउट आया है या कौन से प्रश्न में डाउट आया है। धन्यवाद।